दो दिलों की दास्तान किस्त नंबर 12। ये पुलिस अगर उस दिन वक्त पर पहुंच जाती ना तो आज मेरी फैमिली मेरे साथ होती। ये बात तुम भी जानते हो, मैं कोई गलत काम नहीं करता और तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, मेरे रास्ते में अब मत आना। वो कहकर जाने लगा जब ज़हीर ने उसको आवाज़ देकर रोका। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द, बस मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कोई गलत काम नहीं करते, गुनहगारों को ही सज़ा देते हो, लेकिन जो तुमने तरीका इख्तियार किया है वो गलत है। मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ, तुम हमारे साथ मिल जाओ, हमारे लिए काम करो, बदले में तुम्हारा पीछा छोड़ दूँगा। तुम पिछले जितने भी कत्ल कर चुके हो वो सब मैं हैंडल कर लूँगा। अब बताओ क्या तुम मेरा साथ दोगे? ज़हीर ने कहा तो वो हंसते हुए पीछे मुड़ा। मेरा दर्द मेरे सिवा कोई भी नहीं समझ सकता। और दूसरी बात, तुम्हारे साथ काम करना मतलब बाउंड होकर काम करना, तुम्हारे मुताबिक काम करना। लेकिन ये बात जान लो, एसपी बेस्ट कभी किसी का हुक्म नहीं मानता और ना ही बाउंड हो सकता है। और रही पिछले तमाम मर्डर्स की बात, तो अब तक तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो आगे क्या करोगे? जबकि तुम्हारे जबकि तुम्हें तुम्हारी आसानी के लिए वो चिट सबूत के तौर पर दी थी मैंने। एक बात याद रखना, तुम जब तक मैं ना चाहूँ कोई मुझे पहचान नहीं सकता और ना ही मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। एसपी, तुम एक ईमानदार ऑफिसर हो इसलिए तुम्हारी जान बख्श दी। आइंदा शायद ये इनायत ना करूँ तुम पर। मुजाहिद साहब को बाइज्जत तरीके से वापस जोड़ आओ, वो मुजाहिद से कहता वहाँ से चला गया। दादो, मेरी प्यारी दादो, कैसी हैं आप? मन दादा दादी के कमरे में आते बोला, या अल्लाह खैर। बेगम, अपने पर्स को अपने पास रखना। सद्दाम साहब मन को देखकर ज़ारा बेगम से बोले, क्यों दाजान, मैं क्या आपको चोर लगता हूँ? वो सदमे से बोला, तुम जब इतने प्यार से हमें बुलाते हुए यहाँ आते हो ना तो हमारी जेब से 50,000 से कम नहीं निकलते, और तुम आते ही तब हो हमारे पास जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है। वैसे कहाँ तुम्हें दादी या दादे की याद आती है? ज़हरा बेगम ने कहा तो वो झट से उनके गले लग गया। दादो, ऐसी बात नहीं है यार, मैं अब दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, तभी तो महीने में एक बार उसको वक्त मिलता है हमारे पास बैठने का। खैरियत तो है दाजान? क्यों आज दुखी हीरो बने हुए हैं? सद्दाम साहब के कहने पर वो उनके पास जा बैठा। मन तुम्हारे चेहरे से देख कर लगता है कि तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है, तो बताओ क्या बात है? वो उनके साथ मुंह नीचे किए बैठा था जब सद्दाम साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखते कहा, अपने पोते पोतियों से उन्हें बहुत प्यार था, यही वजह थी कि वो उन सबको परेशान नहीं देख सकते थे। दाजान, आपको कैसे पता चल जाता है? वो उनकी बात पर मुस्कुराते बोला, तुम्हारे बाप का भी बाप हूँ मैं, हमें सब समझ आ जाता है। अब बताओ क्या बात है? दाजान, बात दरअसल ये है कि एक दोस्त है और अब नाराज़ है, समझ नहीं आ रहा कैसे मनाऊं। वो कई दिनों से लम्स की इग्नोरेंस को बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। हम तो ये बताओ कि गलती किसकी थी, तुम्हारी या उसकी? ज़हरा बेगम ने पूछा। मैं नहीं जानता दादो गलती किसकी है, पता नहीं गलती है या फिर गलतफहमी, लेकिन ये बात भी कंफर्म है कि उसके बगैर गुजारा भी मुमकिन नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। वो बेबसी से बोला, देखो मन, गलतफहमी की वजह से ही इंसान से गलतियां होती हैं। जब तक उसको ख़त्म ना किया जाए तो बेगुनाह इंसान भी गुनाहगार बन जाता है। अच्छे और सच्चे दोस्त भी किस्मत से मिलते हैं, उनको गंवाना नहीं चाहिए। अगर तो तुम दोनों दोस्तों के दरमियान कोई गलतफहमी है तो जल्द से जल्द उसे ख़त्म करो, और अगर गलती है तो माफ़ कर दो या माफ़ी मांग लो। लेकिन अगर दोस्त अच्छा है, नेक है, तो ये काम तुम्हें जल्दी करना चाहिए। ज़हरा बेगम ने उसे प्यार से समझाया। लेकिन अगर सामने वाला कुछ समझना ही ना चाहे दादो, तो फिर मन ने दूसरा सवाल किया, तो समझाने
तो समझाने का तरीका गलत हो सकता है। इंसान के पास कम से कम समझाने का गुण तो होना चाहिए, लेकिन समझ अगर फिर भी समझा ना पाओ तो वक्त पर छोड़ दो। वक्त आने पर सब ठीक कर देता है। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना मन, कभी किसी चीज़ को खुद पर हैवी मत होने देना। ये दोस्तों में लड़ाई झगड़ा ऊंच नीच तो होती रहती है, लेकिन सब्र और तहम्मुल से सब ठीक किया जा सकता है। बच्चे ज़हरा बेगम को वो बहुत डिस्टर्ब लगा था, लेकिन उनके समझाने से वो काफ़ी हद तक मुतमईन हो गया था। आज वो चारों बाहर आए हुए थे आज वो चारों बाहर आई हुई थी। छुट्टी का दिन था तो चारों ने घूमने का प्लान बनाया। सफ़ा आज ड्राइव मैं करूँगी तो मैं बता रही हूँ, मैं पहले ही। ज़ारा को ड्राइविंग का बहुत शौक़ था, लेकिन कहीं भी जाना होता सफ़ा हमेशा ज़िद करके खुद ड्राइव करती थी, इसलिए ज़ारा ने पहले ही बता दिया। उफ़ आप तो ड्राइविंग को लेकर ऐसी रो रही हैं जैसे बच्चे चॉकलेट ना मिलने पर रोता है। सफ़ा ने मजाक उड़ाया। तुम कुछ भी कह लो सफ़ू, आज तो गाड़ी ज़ारा राजपूत ही चलाएगी। वो गर्दन अकड़ाते जाकर ड्राइव सीट पर बैठ गई। अक्सा और मरवा तो पहले ही पीछे जाकर बैठ गई थी, जानते जो तीन दोनों को। नाचार सफ़ा को भी ज़ारा के साथ आगे बैठना पड़ा। अभी थोड़ी दूर गए थे जब अक्सा को अचानक कुछ याद आया। सफ़ा, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तुम्हें बैठे बैठे क्या सूझी अब? सफ़ा की बच्ची, मुझे क्यों नहीं बताया जीजू के बारे में? तुम हमारे कॉलेज आओ तो तुम्हें कुछ पता हो, जवाब ज़ारा ने दिया। कॉलेज को मारे गोली, आप ही मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? ये तो भला हो मरवा का, उसने बता दिया, वरना मैं तो बेखबर रहती। वो फूले मुँह से बोली। हाँ, जैसे कारवान की खबर मिल गई इतना हमें, तुम रह गई थी ख़जाना लेने से। ज़ारा मिरर से पीछे देखते बोली। पेट में मरोड़ उठ रहे थे ना तुम्हारे? वो मरवा को देखते बोली तो वो कंधे अचका गई, जैसे उसे किसी बात से कोई फ़र्क ही ना हो। वो अभी बहस कर रही थी जब पुलिस वाले ने उनकी गाड़ी रोकी। मर गए सफ़ू, ये क्यों रोक रहा है हमें? वो पुलिस ऑफिसर को देखकर रूहान सी होते बोली। वो इसलिए क्योंकि आपकी स्पीड ज़्यादा थी। तो सफ़ा की बच्ची, पहले नहीं बता सकती थी तुम? वो दांत पीसते हुए बोली। ये सज़ा है आपकी, मुझे ड्राइव नहीं करने दिया ना, अब भुगतें। जी भाई साहब, क्या हुआ? हमें क्यों रोका आपने? पुलिस वाले को आता देखकर उसने शीशा नीचे करते पूछा। मैडम ओवर स्पीड से गाड़ी चला रही थी आप, फ़ाइन देना होगा। कितना फ़ाइन? 5,000। क्या? वो बेचारी 5,000 का नाम सुनकर सुन हो गई थी। पर क्या करती, मजबूरी थी तो 5,000 देने पड़े। आइंदा मेरे बाप की भी तौबा जो कभी गाड़ी चलाऊं। वो दोबारा गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोली तो बाकी तीनों का कहका गूंजा गाड़ी में। वो उन पर लानत भेजते स्पीड और तेज़ कर गई। वो तीनों रेस्टोरेंट पहुंची तो 2 बज चुके थे। यार जल्दी से ऑर्डर करो, मुझे बहुत भूख लग रही है, मरवा ने पेट पकड़ते कहा। हाँ बूकी, सब्र करो, पूरा बैठने तो दें। थोड़ी ही देर में वो चारों खाने से भरपूर इंसाफ कर गई थी। हाँ यार, मज़ा आ गया कसम से, सफ़ा मुँह साफ करते बोली। हाँ, खाना वाकई बहुत मज़े का था। अब क्या प्लान है? अक्सा ने पूछा। यार आज शॉपिंग भी कर लेते हैं, रोज़ रोज़ थोड़ी ना आया जाता है, मरवा ने कहा तो सबको उसका आइडिया अच्छा लगा। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं फ़्रेश हो लूँ, फिर चलते हैं। अबे मरवा रुक, मुझे भी जाना है, ज़ारा बिल पे करते बोली। तुम दोनों बैठो, हम अभी आते हैं, या फिर गाड़ी में चली जाओ। नहीं आप लोग आ जाए, फिर एक साथ जाएंगे। अक्सा मोबाइल ऑन करते बोली। ठीक है। वो दोनों अभी जा रही थी कि रास्ते में कुछ लड़कों ने उनका रास्ता रोका। एक दफ़ा तो वो दोनों घबरा गई, वहाँ कोई था भी नहीं, कोई अक्का दुक्का लोग थे। क्या बदतमीज़ी है ये? ज़ारा ने मरवा का हाथ पकड़ते कहा। क्या हमने क्या किया है? अभी तो कुछ किया भी नहीं, आप पहले ही बदतमीज़ी का लक़ब दे रही हैं। उनमें से एक खबासत से बोला। रास्ता छोड़ो हमारा, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे जान मन,
अब तो सारे रास्ते तुम्हारे हम पर ही आकर ख़त्म होते हैं। एक बार हमारे साथ तो चलो, कसम खुदा की ये होटल ही तुम्हारे नाम कर देंगे। दूसरा लड़का बोला तो बाकी सब हंसने लगे। क्यों, तुम्हारे बाप का होटल है क्या? ज़ारा गुस्से से बोली, जबकि मरवा की हालत तो बहुत ख़राब हो रही थी। बिल्कुल ठीक पहचाना यार, वाकई में ये होटल मेरे बाप का है। तुम बस अभी वो कुछ कहता कि किसी ने आकर ज़ोर से मुक्का उसके मुंह पर मारा था। माबेर, जो आज एक मीटिंग करने इस होटल में आया था, जब फ्रेश होने के लिए यहाँ आया तो कुछ लड़कों को उन दो लड़कियों से बदतमीज़ी करते करते देखा। जब उसकी बर्दाश्त ख़त्म हुई तो वो उस लड़के का दिमाग ठिकाने लगाने पहुँच गया था। कुछ ही देर में वो चारों फर्श पर पड़े करा रहे थे। घर में माँ बहन नहीं है क्या, जो दूसरे की बहन बेटियों पर नज़र रखते हो? वो अंधाधुंध उन्हें मार रहा था। शोर की आवाज़ सुनकर वहाँ सब जमा हो गए थे। जब होटल का मालिक वहाँ पहुँचा तो बेटे की हालत देखकर तड़प उठा। किसने किया है ये सब? मैंने, माबेर उसके सामने आते बोला। अपनी ज़बान में समझा लो इसे। अगर आइंदा किसी लड़की को तंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तुम्हारे सारे होटल भी सील कर दूंगा। वो माबेर था, डरना तो उसी का ही नहीं था, बल्कि कौन था जो उससे वाकिफ़ न था। मुल्क का जाना माना बिजनेसमैन था वो। सॉरी सर, मैं समझा दूंगा। वो बेटे को उठाता वहाँ से ले गया। उनके जाने के बाद वो उन दोनों की तरफ आया। आप दोनों ठीक हैं? वो उन दोनों को देखते बोला, जो बहुत घबराई हुई थी। जी, आपका बहुत शुक्रिया, अगर आप न आते तो न जाने क्या हो जाता। ज़ारा शुक्रिया अदा करते बोली, अगर मैं न आता तो कोई और आ जाता। अल्लाह किसी न किसी को वसीला बनाकर भेज देता। वो मरवा को देखते बोला, दुरुस्त कहा आपने, बहुत शुक्रिया। ज़ारा ने फिर से शुक्रिया अदा किया और मरवा को लेते वहाँ से चली गई। पीछे वो भी बिना मीटिंग किए वहाँ से चला गया। तुम्हें देखता हूँ ना तो ये दिल बहुत ज़ोरों से धड़कता है। न जाने तुम्हें देखकर इसे क्या हो जाता है। मेरी बात भी नहीं मानता। वो उसकी तस्वीर हाथ में लिए बोला। मन अपने मोबाइल में लम्स की तस्वीर देखते बोला, न जाने तुम मुझे कब समझोगी। तुम मुझे जब जब इग्नोर करती हो ना तो मेरा दिल करता है ख़ुद को कुछ कर लूँ। आखिर क्यों तुम्हें मेरी मोहब्बत समझ नहीं आती? यकीन जानो, मुझे तुमसे सिवाय मोहब्बत के और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस तुम अपने पास चाहिए हो। अगर तुम मुझे ना मिली तो ये दीवाना उसी दिन मर जाएगा। अभी वो मज़ीद कुछ कहता कि मारिया की कॉल आने से वो सख्त बदमज़ा हुआ। एक तो ये मुसीबत भी गले पड़ी है। नहीं उठाऊँगा मैं भी फ़ोन। वो फ़ोन स्विच ऑफ करते सोने के लिए लेट गया। वो ज़ारा और मरवा को कुश्ती कॉलेज के अंदर जैसे आई तो सामने वाले से ज़बरदस्त टक्कर हुई। या अल्लाह मेरा सर, या अल्लाह मुझे बचा ले। क्यों कोई मुझ मासूम को सुकून से रहने नहीं देता। वो अपना माथा मसलते उठी तो सामने माहिर टकटकी बांधे उसे देख रहा था। माहिर को देखकर उसकी ज़बान को ब्रेक लगी। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप हैं सामने, इसलिए कुछ भी बोल दिया। वो गड़बड़ाते बोली, कम ऑन माय ऑफिस। वो उसे कहता अपने ऑफिस में चला गया। पीछे वो भी बेचारा सा मुंह बनाए उसके पीछे चल दी। वो अंदर आई तो उसने सामने बैठने को कहा। सर, क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया? वो उसकी बोलती नज़रों से आंखें चुराते बोली। उसकी इस हरकत से वो गहरा मुस्कुराया था। सफ़ा देखो, मैं कई दिन से तुमसे बात करना चाह रहा था। मैं घुमा फिरा कर बात करने का आदी नहीं हूँ, तो इसलिए आपसे बात करने का सोचा। असल में मैं अपने भाई को आपके घर भेजना चाह रहा था। वो कहकर खामोश हुआ। क्यों सर, आप अपने भाई को हमारे घर क्यों भेजना चाहते हैं? कुछ तो उससे भी बात का अंदाज़ा हो रहा था, लेकिन कंफ्यूज करना भी ज़रूरी था। क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वो सीधा सीधा बोला। तो वो जो कुर्सी के हैंडल पर बाजू टिकाए बैठी थी, ये बात सुनकर वो गिरते गिरते बची। ध्यान से वो फ़ौरन उठकर उसके पास आया। आपने अभी क्या कहा? क्या करना चाहते हैं?
वो आंखें फाड़े बोली, मतलब हद हो गई थी। वो सोच रही थी कि अगर ऐसी कोई बात हुई भी तो सबसे पहले उसे प्रपोज़ किया जाएगा, फिर डेट पर, फिर कहीं जाकर शादी की बातें होगी। लेकिन हाय रे सफ़ा, तेरी किस्मत, यहाँ तो डायरेक्ट शादी की ही बात कर दी गई। बह गए क्या? वो बोली तो माहिर ने हैरत से उसे देखते पूछा। दिल के अरमान सर, वो मुंह बनाते बोली, लेकिन माहिर को फिर भी समझ नहीं आई। क्या कह रही हो सफ़ा, खुल कर बोलो। सर मैं ये कह रही थी कि बह गए दिल के अरमान आंसू में बह गए। वो नकली आंसू साफ करते बोली, दिमाग पर कोई चोट आई है क्या? क्या बोले जा रही हो तुम? वो उसे घूरते हुए बोला, छोड़े, आप नहीं समझेंगे, समझ ही नहीं सकते। वो रोनी शक्ल बनाते कुर्सी से उठी, अपना बैग लिए वो जाने लगी जब माहिर ने उसका हाथ पकड़ते रोका। जवाब तो देती जाओ, आपने सवाल कब पूछा? वो हैरानगी से वापस पलटी। माहिर का दिल किया अपना सिर दीवार पर दे मारे। उफ़, मुझे ये बताओ भाई को कब भेजूँ तुम्हारे घर ताकि वो हमारे रिश्ते की बात कर सके? ओह, तो यूँ कहें ना, मैं आपको 2 दिन बाद बता दूँगी, अभी मुझे जाने दे, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। तुम्हें शर्म भी आती है? वो बोला तो सफ़ा ने उसको घूरा। क्या मैं आपको बेशर्म दिखती हूँ? अरे नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। वो बेचारा खुद कंफ्यूज हो गया था। उसकी शक्ल देखकर सफ़ा की हंसी निकली। उसको हंसे देखकर वो खुद भी उसमें खो गया था। उसे यूँ खुद को तकता पाकर वो चपक से भाग गई। पीछे से मुस्कुराता हुआ बालों में हाथ फेरता बाहर निकल गया।